नमस्कार, जय हिंद। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश साहकांत। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2C एकेडमी पर। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यह इसका पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका लिंक आपको जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। जाकर वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट के लिंक में क्लास 10 के फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है यानी कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सभी जितने भी चैप्टर है वहाँ पे उसका वीडियो मिल जाएगा। जो अपलोड होने वाला है या अपलोड हो चुका है वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार प्ले लिस्ट को विजिट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और एक बात, अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही आप अगर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को जिस दिन अपलोड हुआ है उसके 10 रोज बाद देख रहे हैं तब जाके आपको PDF मिलेगा, ठीक है। अभी PDF अपलोड नहीं किया गया यानी कि 10 रोज बाद, यानी कि आई थिंक अगर आप लोग देख रहे होंगे उस समय PDF का लिंक जो है अपलोड कर दिया गया होगा। तो आप लोग एक बार PDF को भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो देखिए हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे, और इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग पढ़े हुए थे कि प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, ठीक है। प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, तो प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम लोग टॉपिक पूरा क्लियर हो गया था। उसके बाद में आज हम लोग का जो टॉपिक है ना, दर्पण का उपयोग है। क्या है? दर्पण का उपयोग। तो आखिर दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस सभी कारणों को जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ चिन्ह पट्टी जो होती है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चिन्ह पढ़ी पट्टी कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? चिन्ह पढ़ी पट्टी या पाटी बोला जाता है, ठीक है। पट्टी या पाटी, चिन्ह पढ़ी पाटी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस बात को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? आखिर अभिसारी क्या होता है? तो आपको हम पार्ट 1 में ही बताए हुए थे अभिसारी क्या होता है। याद है? पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं अभिसारी क्यों कहा जाता है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से बाहर होकर जाती है। इस प्रकार परावर्तित किरणें से अभिसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। इस कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, इसको क्या कहना चाह रहा है इसे। देखिए ये कह रहा है हम जानते हैं कि अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो कहाँ से निकलती है बाबू? तो फोकस से गुजरती है ना। जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो कहाँ से निकलती है? तो फोकस से निकलती है। फोकस से निकलती है यानी कि फोकस पर जमा होकर निकलती है। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो देखिए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। परावर्तन के पास फोकस होकर जाती है। इस प्रकार परावर्तित किरण से अभिसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण, जो किरण दर्पण से टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, याद है ना। अभिसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। इस कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको बात को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्केल लेके एक लाइन का निर्माण कर लेंगे। तो आप लोगों को मालूम है किस प्रकार का लाइन का निर्माण करें। उसका अपने स्केल के नाप से सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को निर्माण करेंगे। उसके बाद में एक दर्पण का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को हम सिखा चुके हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब हम देखते हैं अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण क्यों है। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे एक आपतित किरण है, यह एक आपतित किरण है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। उसी प्रकार देखिए जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजर रही है? फोकस से। एक और किरण है, किसके समांतर है? समांतर, इसका मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, ठीक है।
अगर यहाँ पर से भी निकलेगी ना, यहाँ से भी निकलेगी, तो ये भी कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये फोकस से होकर गुजरेगी ना बाबू, देखिए ये भी फोकस से होकर गुजरी। तो अब इस तीनों को अगर हटा दिया जाए, इस तीनों को हटा दिया जाए, आपतित किरण को हटा दिया जाए, तो देखिए परावर्तित किरण है ना, ये तीनों क्या है, परावर्तित किरण। इससे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर जमा हो रही है ना। तो हम जानते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर जमा होती है। क्या होती है, एक बिंदु पर आकर जमा होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिसारी का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिसारी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे अभिसारी का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभिसारी किरण पुंज का निर्माण हो रहा है ना। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। हमें आशा है कि यह समझ में आ चुका होगा। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार हल्का सा वीडियो को बैक कीजिए और वीडियो को समझिए, काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण को, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, अपसारी। अपसारी दर्पण भी पढ़ाए हैं, किसे बोलते हैं, अपसारी मतलब किरण पुंज पढ़ाए हैं आपको, हम शुरू में ही पढ़ाए थे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम उत्तर को जानते हैं। और आपको बता दीजिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं अभी, ये भी बोर्ड मॉडल है, ठीक है। बोर्ड मॉडल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और VVI पॉइंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, VVI पॉइंट कर दीजिए, इसे भी आप VVI कर दीजिए, ठीक है। ये भी VVI पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चाहे सब्जेक्टिव में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण होता है अभिसारी किरण पुंज, अवतल दर्पण होता है अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण अभिसारी होता है। उत्तल दर्पण के बारे में पूछा जा सकता है, उत्तल दर्पण होता है अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो क्या होगा इसका आंसर, अपसारी होगा ना। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जा रहा है आपको, साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब समझते हैं इसका आंसर को हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद, यहाँ पे परिवर्तन के बाद फोकस से निकलती है, ठीक है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। इस प्रकार इसमें अपसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। इसी कारण उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इस बात को समझते हैं अभी हम क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण होती है, वो परावर्तन के बाद, यानी कि परावर्तित होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद फोकस से क्या होता है, निकलती हुई महसूस होती है। आपको पता है ना, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो वो फोकस से निकलती हुई क्या होती है, महसूस होती है। इस प्रकार अभिसारी किरण पुंज का निर्माण होता है। तो अभिसारी किरण पुंज का निर्माण होता है किससे होता है, तो परावर्तित किरणों से होता है। इसी कारण उत्तल दर्पण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए अब हम आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाते हैं। तो एक प्रक्रिया आपको तो आती ही है, किस प्रकार हमको बनाना है। आपको हम पार्ट 2 में इसके बारे में समझाए हुए हैं, तो पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। अगर देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया ही होगा अभी आपको कैसे इस प्रकार का हम निर्माण किए हैं। देखिए अब हम करते हैं, यह है मुख्य अक्ष, इसी को ना बोलते हैं आप मुख्य अक्ष। इस लाइन जो व्हाइट लाइन है इसे ही ना बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसके समांतर एक प्रकाश की किरण आई और कहाँ से निकल गई, अपने कहीं भी जा रही है, लेकिन देखिए कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। कैसे जा रही है सर, आपको लग रहा है ना बाबू, ये जो पॉइंट डॉट डॉट करके पॉइंट है, इसी से एक किरण निकल रही है। एक किरण जो है इस पॉइंट से निकल रही है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये किरण जो यहाँ से आ रही है, बिल्कुल नहीं लग रहा है आपको, तो लग रहा है कि ये किरण यहाँ से जा रही है। तो क्या होता है उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस से किरण निकलती हुई महसूस होती है ना, क्लियर। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। एक और समांतर किरण जो है, मुख्य के समांतर किरण निकली और अपने दिशा में फैल गई, और ये देखिए कहाँ से निकल रही है, ये भी कहाँ से निकल रही है बाबू, फोकस से निकल रही है। एक और किरण आई और ये भी निकल गई, ये भी कहाँ से निकल रही है, तो मुख्य अक्ष से निकल रही है, यानी कि फोकस से निकल रही है, मुख्य फोकस से निकल रही है। तो देखिए यहाँ पे इस बिंदु से प्रकाश की किरण चारों तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। तो आपको हम अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल भी बताए हुए थे और इसका जो डिफिनीशन जो होता है उसको बताए हुए थे। जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से चारों तरफ फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं ना बाबू। तो यहाँ पे क्लियर देखिए, यहाँ पे एक बिंदु सब निकल रहा है, तो उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है।
तो आपको समझ में आ चुका होगा अवतल दर्पण कौन सा दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो है अभिसारी है। क्या है? अभिसारी है। और उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है? तो वो क्या है? अपसारी है। ये ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। VVI पॉइंट है, साथ ही साथ बोर्ड मॉडल पॉइंट है। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। यूज ऑफ कनकेव मिरर, किसके बारे में पढ़ेंगे आज? अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम क्लियर करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ये भी पॉइंट सब जो है बाबू VVI पॉइंट है, और इस पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना बाबू, वो कहाँ से बनता है? वो बनता है आपके सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव यानी कि आपके थ्योरी से। आपका अगर थ्योरी अच्छा हो तो आपका ऑब्जेक्टिव का कभी टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और कुछ दिन बाद आपको हम एक नया मुहिम चालू करेंगे, जिसके बारे में हम बहुत जल्द बताने वाले हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो हो सके तो प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर आने वाला है, उसमें आपको इसके बारे में हम क्लियर कर देंगे। वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बारे में अभी हम जिक्र नहीं करते हैं। अभी हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग तो कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहली बात है, नंबर 1 पॉइंट कहाँ है? टॉर्च, गाड़ी, हेडलाइट तथा सर्च लाइट में होता है। कहाँ कहाँ होता है? टॉर्च, गाड़ी, हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किया जाता है। तो वहां पे इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, इसका कारण जानते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित करती है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। इस कारण इसका उपयोग टॉर्च, गाड़ी, हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किया जाता है। तो इस बात को तो आई थिंक आपको कुछ बुझाया नहीं होगा, हम क्या पढ़ दिए। ठीक है, तो हम समझाते हैं इस बात को। देखिए हम सभी जानते हैं ना कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। समांतर परावर्तित होती है, इस बात को समझिएगा। अवतल दर्पण मुख्य फोकस से आने वाली किरण, अवतल दर्पण में कहाँ से आने वाली किरण? ये अवतल दर्पण हुआ, ये हुआ किसे मान लिए? ये फोकस हो गया, इसी को मुख्य फोकस बोलते हैं। यहाँ से कोई अगर किरण निकल रही है, गुजर रही है, तो कहाँ जाएगी? वो जाएगी ना, कहाँ जाएगी बाबू? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। इस प्रकार का निर्माण होगा ना, इस प्रकार। जी हाँ सर, इस प्रकार ही निर्माण होगा, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। जो समांतर जो चीज होता है, जो सीधा जाता है, क्या तेज जाता है ना बाबू। इसी कारण से टॉर्च और हेडलाइट में, सर्च लाइट में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिएगा इस बात को एक बार समझिएगा। यहाँ से फोकस पे कोई किरण है, फोकस पे कोई किरण यानी कि बहुत सारी किरण फोकस पे। मान लीजिए इतना किरण फोकस पर है, ठीक है। फोकस से कहाँ जा रही है? फोकस से कहाँ जा रही है बाबू? उत्तल दर्पण, सॉरी, फोकस से कहाँ जा रही है? दर्पण पर टकरा रही है, ठीक है। दर्पण पर टकराने के बाद में क्या होगी? ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। तो सोचिए बहुत सारी किरण एक बार यहाँ पे जाएगी, एक जगह जाएगी। देखिए इतनी किरण जा रही है यहाँ पे, और एक बार समांतर किरण इस प्रकार निकलेगी, आपको ऑटोमेटिक है कि तीव्रता बढ़ जाएगी ना। इस ऑटोमेटिक है कि दूर तक हमको दिखाई देगा, ऑटोमेटिक है कि प्रकाश आगे तक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कहाँ पे होता है ये हमको बताते हैं। देखिए आप सपोज कीजिए लाइट है, टॉर्च आपके घर में है ना, टॉर्च, मान लीजिए आपका घर का टॉर्च है, और ये आपका उसका स्विच हुआ, और इस प्रकार से इसमें एक शीशा लगा भी होता है, और यहाँ पे आपका बॉल होता है। तो देखिए ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, यही वाला हिस्सा क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। और ये जो टॉर्च लगा होता है फोकस पर लगा होता है, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाती है ना बाबू, तीव्रता से निकलती है, एकदम तीव्रता से निकलती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है? हमें दूर तक दिखाई देता है, प्रकाश की तीव्रता भी ज्यादा होती है, जिसके कारण हम गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में और सर्च लाइट में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, हजामती दर्पण के रूप में। हजामती मतलब जहां हम दाढ़ी बनाने जाते हैं, केस कटवाने जाते हैं, वहां पे इसका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यतः हमारे एरिया में, आपके एरिया में आप अवतल दर्पण का उपयोग नहीं देखते होइएगा। हम लोग क्या देखते हैं? समतल दर्पण होता है। लेकिन जो मेन होता है ना बाबू दाढ़ी बनाने के लिए, उसका कौन सा दर्पण का उपयोग करना चाहिए था?
अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए था। और अवतल दर्पण का बड़े बड़े आप होटल बड़े बड़े सैलून में जाइएगा तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको हम बताते हैं। अभी देखिए, हम जानते हैं कि मात्र एक दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, जो क्या करता है, बड़ा तस्वीर बना के देता है। कैसा तस्वीर? बड़ा तस्वीर बना के देता है। तो इससे क्या सर तात्पर्य है? सोचिए बाबू, जब हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो हमको क्या होता है, महीन महीन केस रहता है, छोटा छोटा केस रहता है, छोटे मोटे कट रहते हैं, उसको देखना रहता है। जब आपका प्रतिबिंब बड़ा होगा तब तो आप अपने छोटे छोटे कट, छोटे छोटे हेयर यानी कि छोटे छोटे बाल को देख पाइएगा। तो आप देखिएगा अच्छे से, तब तो आपका केस अच्छे से कट पाएगा ना। तो वही बात है, यहाँ पे हमको कैसा तस्वीर चाहिए? बड़ा तस्वीर चाहिए। और बताइएगा एक और बात, अवतल दर्पण तो बड़ा तस्वीर बनाता ही है। सपोज कीजिए ये आपका ऊपर जो है एरो जो है ये आपका नट्टी है, ठीक है, और ये है इनिशियल लाइन यानी कि ये आपका तल है, यानी कि आपका पैर है। हमको बड़ा तस्वीर भी चाहिए और सीधा तस्वीर भी चाहिए। नट्टी हमारे ऊपर ही रहना चाहिए। अवतल दर्पण का कार्य क्या है? और नट्टी को नीचा भी कर देता है। बात सही है ना? नट्टी को नीचा करके भी बनाता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? नट्टी ऊपर की तरफ ही चाहिए। क्यों चाहिए सर? क्योंकि अगर नट्टी मेरा नीचा हो जाएगा तो हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो नट्टी ऊपर की तरफ भी चाहिए ना बाबू। तो अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो अवतल दर्पण का एक रूप है, एक जगह है जहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब बड़ा भी बना सकते हैं और क्या, प्रतिबिंब सीधा भी बना सकते हैं। है कि नहीं है? पढ़ा है ना आपको? नहीं ध्यान में आ रहा है आपको? चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार। याद कीजिए, जब अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, देखिए अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा वस्तु से बड़ा अर्थात काल्पनिक बनता है। यही बात तो अभी हमको समझाए हैं हम। अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। हमको सीधा प्रतिबिंब चाहिए था सर, सीधा मिल गया। चलिए एक पॉइंट क्लियर हुआ। वस्तु से बड़ा चाहिए, यानी कि हमारा चेहरा अगर 2 मीटर लंबा है तो उसमें कम से कम 3 मीटर 4 मीटर लंबा होना चाहिए, ताकि हम अपने चेहरे को अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? काल्पनिक इमेज बनेगा। जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो ऑटोमेटिक काल्पनिक इमेज बनेगा। तो काल्पनिक इमेज कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा सीधा प्रतिबिंब होना चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हजामती दर्पण में क्या होता है? सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी विशेषता के कारण अवतल दर्पण का जो उपयोग है हजामती दर्पण के उपयोग में किया जाता है, यानी कि उसके रूप में किया जाता है। हमें आशा है कि यहाँ तक आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है सोलर कुकर में। देखिए अक्सर सोलर कुकर में क्या होता है? सोलर कुकर एक प्रकार का यंत्र है जिसमें हम लोग धूप की सहायता से खाना बनाते हैं, ठीक, खाना पकाते हैं उसमें। तो सर उसमें कैसे पकता है? तो उसका क्रियाकलाप जो है आपको हम कभी टाइम मिले तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ऐसे अभी हम समझते हैं किस प्रकार होता है। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए सोलर कुकर जो होता है ना बाबू, उसमें क्या चाहिए? उष्मा ज़्यादा चाहिए। उष्मा मतलब गर्मी चाहिए। गर्मी क्यों चाहिए? जब तक उष्मा नहीं होगा, गर्मी नहीं होगा, तो क्या हमारा खाना बन पाएगा? क्या हमारा खाना बन पाएगा? जब तक उसमें हीट अप नहीं होगा तो उस खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उष्मा लेना है, किससे लेना है? हमको धूप से लेना है। तो हम सभी को जानते हैं, एक बात को याद रखिएगा, हम लोग सभी को जानते हैं ना, और जो सूरज से प्रकाश की किरण आती है उसको हम क्या मानते हैं? समांतर मानते हैं। और वो सभी किरण कहाँ पे आकर जमा होती है? सभी कहाँ पे जमा होती है? फोकस पे जमा होती है। कहाँ जमा होती है? फोकस पर जमा होती है। जब सभी किरण सूरज से आने वाली बहुत सारी किरण, ठीक है, सपोज कि इतनी सारी किरण है और ये सभी किरण आकर यहाँ पे एक बिंदु पर आकर जमा हो जाएगी, यहाँ पे सभी आकर जमा हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही उष्मा बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, ऊर्जा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? खाना हमारा आसानी से पक जाएगा। इसीलिए क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। आपको हम बताएं अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण को फोकस पर जमा करती है। ऑटोमेटिक है, मुख्य अक्ष से जो आपतित होगी मतलब समांतर जो प्रकाश की किरण आपतित होगी उसे फोकस पर जमा करेगी। इस प्रकार सूर्य प्रकाश में विकृत ऊर्जा, यानी कि सूर्य प्रकाश में जो बिखरी हुई ऊर्जा है, जो इधर उधर ऊर्जा है, उसको एक सूक्ष्म क्षेत्र पर जमा कर देती है। सूक्ष्म क्षेत्र मतलब एक छोटे क्षेत्र, यानी कि छोटा क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपका फोकस हो जाएगा, फोकस पर जमा कर लेती है, जिसके कारण उष्मा, यहाँ पे उष्मा गलत है, उष्मा का परिमाण मतलब उष्मा मतलब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। उष्मा का परिमाण यहाँ पे बढ़ जाता है, जिससे खाना पकाया जा सकता है।
यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल पॉइंट है। अभी आज इस वीडियो में जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे ये सभी बोर्ड मॉडल पॉइंट होने वाले हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दे आपके या वो सब्जेक्टिव क्लियर करा। ऑब्जेक्टिव तो आपको सब क्लियर कराते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। आपको 5 नंबर 2 नंबर इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है बाबू? आंख, नाक और गला के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग। तो सर आंख, नाक और गला के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? देखिए ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब इसका उपयोग क्यों करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए उन लोगों का क्या होता है, नाक है, ठीक है, क्या है बाबू? नोज यानी कि नाक है। आप अगर हमको नाक के अंदर देखना है तो उसमें क्या होगा? उसमें अंधेरा होगा। उसमें क्या होता है? अंधेरा होता है। लाइट कट गया। चलिए उसमें क्या होता है? अंधेरा होता है। तो अंधेरा होने के कारण क्या होगा? वहाँ की चीज हमको दिख पाएगा? वहाँ का चीज हमको नहीं दिख पाएगा। अगर उसमें हम टॉर्च मारते हैं वहाँ पे चारों तरफ फैल जाएगा, लाइट ना चारों तरफ फैल जाएगा। तो हमको किसी पार्टिकुलर एरिया पर देखना है, कुछ खास एरिया पर देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको जो बल्ब से जो किरण आती है ना, उस किरण को एक जगह जमा करना होगा। एक जगह नाक के अंदर एक जगह जमा करेंगे तब जाकर हम नाक के अंदर कुछ देख पाएंगे। तो ये जो टीटी की आवाज़ उसकी इग्नोर कीजिएगा। एक जगह हम देख पाएंगे, तो उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? अवतल दर्पण चाहिए, क्योंकि अवतल दर्पण जो क्या करता है, सभी किरण को एक बिंदु पर फोकस पाकर जमा करा देता है ना, तो अवतल दर्पण चाहिए। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। उसी प्रकार आँख में भी होता है। आँख को एक पार्टिकुलर सामान को देखना है तो उस प्रकार हमको करना पड़ेगा। गला में भी उसी प्रकार होता है, अंदर अंधेरा रहता है ना बाबू। तो चलिए इसको हम देखते हैं डिफिनेशन को। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है जो प्रकाश कई चीज को एक बिंदु पर जमा कर देती है। जो प्रकाश कई चीज को एक बिंदु पर जमा कर देती है। इस विशेषता के कारण ईएनटी डॉक्टर के द्वारा कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ रोगी के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहां तक हमको आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? चलिए क्लियर होना ही चाहिए। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण क्यों है, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण क्यों है, उसके बाद में अवतल दर्पण का उपयोग जान चुके। अब क्या जानेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण का उपयोग। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इसका उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग जो है ना, गाड़ी के साइड मिरर में होता है। कहाँ होता है? गाड़ी के साइड मिरर में। तो इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किस प्रकार होता है? देखिए हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही दर्पणों की तुलना में इसके दृष्टि क्षेत्र अन्य दर्पणों की तुलना में इसके दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसी कारण इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो देखिए अब हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप अच्छा है कि आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिएगा बात को। हमको ये मेरा गाड़ी है, क्या है बाबू? ये मेरा गाड़ी है और गाड़ी रोड पे चल रहा है। इसको किसी वस्तु को देखना है तो उसको कैसा प्रतिबिंब चाहिए? सबसे पहली बात है हमको सीधा प्रतिबिंब चाहिए। कैसा चाहिए? सीधा प्रतिबिंब चाहिए और छोटा प्रतिबिंब चाहिए, ताकि इसमें पूरा मतलब जितना भी हमारे पीछे चीज है वो सभी को देख पाए। कौन गाड़ी आ रहा है, कौन गाड़ी जा रहा है, कौन हमको ओवरटेक करना चाह रहा है, ये सब देख पाए। क्लियर है ना? तो उसके लिए क्या होगा ना कि हमको छोटा प्रतिबिंब चाहिए ताकि पूरा क्लियर से दिख सके। और साथ ही साथ इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना बाबू, ये बहुत अधिक होता है। जो अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसके तुलना में काफी अधिक होता है। जिसके कारण क्या होता है? गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, सॉरी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो होता है ना, प्रकाश की किरण जो है एक छोटा मतलब प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जिससे इसका दृष्टि क्षेत्र भी बढ़ जाता है। और जिसके कारण क्या होता है? गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग एकदम आसानी से किया जा सकता है। आप जाकर देखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में जो गाड़ी होगा, बस, ट्रक, स्कॉर्पियो, बोलेरो, यहाँ तक कि बाइक का जो साइड मिरर होता है ना बाबू, उसको भी जाकर देखिए हल्का। अच्छा बताइए उत्तल दर्पण क्या होता है? उभरा हुआ होता है। आपको बताया था ना, उससे उत्तल और उससे उभरा हुआ। तो ये क्या होता है? उभरा हुआ दर्पण होता है। तो आप साइड मिरर जाकर चेक कीजिएगा बाइक का, लगेगा कि हल्का सा उभरा हुआ है, हल्का सा उठा हुआ है। और ट्रक में जाकर देखिएगा तो लगेगा थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है। बस में थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है। मतलब जितना बड़ा गाड़ी होगा ना उतना ज़्यादा उभरा होता है कि दूर की जो दृष्टि क्षेत्र है उसकी वो बढ़ जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब हम देखते हैं नए पॉइंट के बारे में। नया पॉइंट क्या होने वाला है? रोड लाइट में। क्या है? रोड लाइट में।
देखिए यहाँ पे रोड लाइट में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए उत्तल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है जो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजती है, परंतु फोकस पूर्व अथवा फोकस के बाद किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणों को एक दूसरे से दूर भेजती है, जिससे सड़क पर अधिक दूर तक प्रकाश का फैलाव होता है। इस कारण इसका उपयोग रोड लाइट में किया जाता है। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तल दर्पण में अभिसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है जो क्या करता है, मुख एक बिंदु से प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैलाता है, बिल्कुल, जिससे प्रकाश की किरण जो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजती है। उत्तल दर्पण, एक मिनट, उत्तल दर्पण एक अभिसारी दर्पण जो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण को, सॉरी दोस्त यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया हमको। देखिए फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण को, यानी कि सपोज कीजिए उत्तल दर्पण है और यहाँ से कोई किरण आ रही है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, तो लगता है ना कि फोकस से आके जा रही है और कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ऑटोमेटिक है मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो इससे क्या होगा, फोकस यहाँ पे क्या, परंतु फोकस पूर्व यानी कि फोकस से पहले किसी बिंदु पर जाने वाली प्रकाश की किरण को एक दूसरे से दूर भेजती है। लेकिन देखिए यहाँ से फोकस से पूर्व, ये फोकस है ना, ये फोकस से जा रही है, उससे पहले क्या बोलते हैं, इसको दूर भेज रही है ना। इससे पहले देखिए इधर से कहीं आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, सब जाके फोकस से जाके मिलता है ना बाबू, वही बात है, दूर भेजती है, जिससे सड़क पर अधिक दूर तक प्रकाश का फैलाव रहता है। तो देखिए ये जो दूर है ना, इससे क्या होगा, प्रकाश का फैलाव काफी दूर तक रहेगा। इसी प्रकार रोड लाइट के रूप में, यानी कि रोड लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आशा है कि यहाँ तक आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं दर्पण की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो दर्पण कैसा है, दर्पण अवतल है, दर्पण उत्तल है या दर्पण समतल है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो उसको पहचान करने के लिए हमें कभी मतलब विभिन्न सारी विधियां हैं। तो देखिए इसमें दो विधि हम लोग जानेंगे, विभिन्न नहीं है, दो विधि है, उसको हम जानते हैं। पहला क्या है, हम दर्पण को छू कर पहचान सकते हैं, छू कर, और दूसरा क्या है, बिना छुए। दूसरा क्या है, बिना छुए, बिना छूकर। तो देखिए हम इसको छूकर और बिना छूकर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो छूकर कैसे पहचान करते हैं और बिना छूकर कैसे पहचान करते हैं। सबसे पहले बाय टचिंग यानी कि छूकर। देखिए तीनों दर्पण को परावर्तक सतह को बारी बारी से छूने पर, यदि परावर्तक सतह, हम तीनों दर्पण को ले लेंगे, अवतल दर्पण, आंख बंद कर लेंगे, आंख पर पट्टी डाल लीजिएगा, ठीक है। तीनों दर्पण को ले लीजिएगा। आपको हम बताए हुए थे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल अथवा सपाट हो उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो आप आंख बंद किए हुए हैं, दर्पण को उठाकर देखिएगा, एकदम आपको प्लेन होगा, एकदम प्लेन यानी कि एकदम सपाट होगा। तो कौन सा दर्पण होगा बाबू, वो होगा समतल दर्पण। एकदम अगर आप दर्पण को छू रहे, एकदम बराबर है, एकदम इक्वल सपाट, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। और दूसरा क्या है, यदि परावर्तक सतह ढका हुआ हो, ढका हुआ हो, ढका हुआ हो, यानी कि आप इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि उसका परावर्तक ढका हुआ है, गलत है, ठीक है। अंदर इसको हम कहेंगे अंदर गया हुआ हो, धंसा हुआ हो, ढका नहीं होगा, धंसा हुआ हो। यदि परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ढका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा धंसा हुआ हो। सपोज कीजिए आपको मिल जाए हाथ में, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको दर्पण अंदर की तरफ उसकी, आप उस पर अपने हाथ को फेर रहे हैं, तो लग रहा है आपकी हाथ जो है अंदर की तरफ जा रही है। क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इस जिससे क्या होगा कि आपको फील होगा कि यह अवतल दर्पण है। यहाँ तक क्लियर है। और अगला जो है, अगला क्या है, यदि परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, यदि परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, हाथ को दर्पण के, ये सब सपोज की दर्पण है, इसके परावर्तक सतह पे सहलाइएगा, यानी कि उस पर हाथ को गुजारिएगा, तो आपको फील होगा ना कि हमारा हाथ उठ रहा है, यानी उभर रहा है, जिससे क्या होगा, यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। तो आप जान गए ना छूकर कि दर्पण कौन सा दर्पण है। आंख बंद है फिर भी आप जान चुके हैं कि जिसका मतलब सपाट होगा समतल दर्पण होगा, जिसका धंसा हुआ होगा अवतल दर्पण होगा, जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ होगा उत्तल दर्पण होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी हाँ सर क्लियर है। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। आप लोगों को हम लाइक करने के लिए कम बोल रहे हैं, तो आप लोग लाइक भी वीडियो को नहीं कर रहे हैं। एक बार लाइक तो कर दीजिए भाई, काफी मेहनत लगता है, आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उस मोटिवेशन के लिए तो एक बार लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम अब क्या करेंगे, छू कर हम जानेंगे। सॉरी छू कर तो जान गए, अब बिना छू कर जानेंगे। चलिए बिना छूकर, विदाउट टचिंग, तीनों दर्पण का परावर्तक सतह के सामने किसी वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखने से प्रतिबिंब,
देखिए अब तो हम छू के देखे थे, अब क्या करेंगे, तीनों दर्पण को खड़ा कर देंगे, एक दर्पण, दो दर्पण और तीन दर्पण। क्लियर है बाबू? अब देखते हैं, यदि हमेशा वस्तु बराबर, सीधा, काल्पनिक तथा समान दूरी पर बनेगा तो समतल दर्पण कहेंगे ना। यदि यहाँ पे हम कोई प्रतिबिंब को रखते हैं तो यहाँ से दूरी इसकी 5 मीटर है, तो इसका प्रतिबिंब का भी निर्माण क्या होगा, मीटर ही होगा, यानी कि 5 मीटर ही होगा। इसकी लंबाई अगर 3 मीटर है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, 3 मीटर ही होगी। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। कहीं भी रखेंगे समतल दर्पण में, कहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से इसकी दूरी 2 मीटर है, यहाँ से इसकी दूरी 2 मीटर है, हो जाएगी ना, और इसकी लंबाई 2 मीटर है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, 2 मीटर होगी। यहाँ तक आप सभी का क्लियर है समतल दर्पण की पहचान। अब जानेंगे उत्तल दर्पण की पहचान, सॉरी अवतल दर्पण की पहचान। कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी वास्तविक, कभी काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो अवतल दर्पण होगा। देखिए कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी काल्पनिक, कभी काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो अवतल दर्पण होगा। सिंपल सी बात है बाबू। आपको हम बताएं एकमात्र दर्पण है जो हमेशा क्या करता है, बड़ा, छोटा, बराबर, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्लियर है? एकमात्र दर्पण है जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर आप हमेशा जगह को बदलिएगा, क्या कीजिएगा, हमेशा जगह को बदलिएगा तो ऑटोमेटिक किसी समय प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, किसी समय बहुत बड़ा होगा, किसी समय बराबर होगा, किसी समय बहुत छोटा होगा, किसी समय कुछ भी होगा, अभिसारी होगा, किसी समय अपसारी होगा, किसी समय वास्तविक होगा, किसी समय काल्पनिक होगा। अपसारी नहीं बोलेंगे, किसी समय वास्तविक होगा, किसी समय काल्पनिक होगा, किसी समय छोटा होगा, किसी समय बड़ा होगा। तो हम समझ जाएंगे ना दर्पण कौन सा दर्पण होने वाला है, अवतल दर्पण होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो एक बार लाइक ठोकिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। हमेशा सीधा वस्तु से छोटा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो उत्तल दर्पण होगा। देखिए जब दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा तो कौन सा होगा बाबू, कहीं भी रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, सबका प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा या बहुत छोटा होगा। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको यहाँ तक काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे हम देखते हैं। अच्छा भैया ये क्या है, नई करतीय परिपाटी। क्या है, नई करतीय परिपाटी, इसके बारे में जानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपसे मिरर दर्पण, यानी कि दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v, या आवर्धन का जो प्रतिबिंब होता है, आवर्धन मतलब क्या होता है, बड़ा, उसका फार्मूला जो होता है, इसका भी फार्मूला h'/h, ये भी नहीं सिद्ध होगा आप लोगों से। तो इसको सिद्ध करने के लिए नई करतीय परिपाटी की काफी आवश्यकता है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए, इसके बारे में भी हम जानते हैं नई करतीय परिपाटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका टॉपिक। देखिए दर्पण के विभिन्न दूरियों को मापने के लिए जिन चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, परिपाटी का उपयोग किया जाता है, उसे नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार, यानी कि देखिए दर्पण में विभिन्न दूरियों को मापने के लिए जिस चिन्ह परिपाटी का निर्माण किया जाता है उसे नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार कुछ तथ्य है, कुछ कुछ बातें हैं, उसको हम ध्यान में रखेंगे, जिसके बाद में हमको काफी अच्छे से सभी क्लियर हो जाएंगे, नई कार्तीय परिपाटी समझ में आ जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट है, सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। आपको हम बताए हुए सभी दूरियों कहाँ से मानेंगे, पोल से मापेंगे ना बाबू, दर्पण के किसी भी दूरी को पोल से मापेंगे ना। इस बात को याद रखिएगा, दिमाग में सेट होना चाहिए, दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी दूरी को कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। आपतित किरण और दिशा की ये है नंबर 2, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, यानी कि सपोज कीजिए इस दर्पण में अगर किरण इधर से आ रही है तो इधर की जितनी भी दूरी होगी सभी क्या होगी, प्लस होगी, और जो दर्पण के पीछे यानी कि परावर्तित किरण की जो दूरी होती है ना बाबू, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी कि जिधर से प्रकाश आ रही है, आपको पता है जिधर से टॉर्च की लाइट आ रही है वह दिशा दर्पण तक, जहां से प्रकाश आ रही है और दर्पण तक
वो सभी क्या हो जाएगी, प्लस होगी यानी कि धनात्मक होगी, और उसके विपरीत यानी कि उसके उल्टा जो उसके पीछे जो हो जाएगी वो सभी क्या होगी, ऋणात्मक यानी कि माइनस हो जाएगी। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सभी दूरी को कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। आपतित किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा में दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं दर्पण के ध्रुव और वस्तु के दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को यू दूरी को वस्तु दूरी यू कहते हैं। यानी कि देखिए ये दर्पण है, ये पोल है, क्या है, ये पोल है। अगर पोल से किसी वस्तु की दूरी को नापना है, कोई वस्तु इधर है, तो पोल से वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे हम, यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। जब पोल से किसी वस्तु की दूरी को जो हमको नापना है तो उसे क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नंबर 2। दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बाबू, भी कहते हैं। दर्पण की दूरी, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी कहते हैं। सपोज कीजिए ये रहा आपका दर्पण, ये रहा आपका पोल, और यहाँ पे बना आपका प्रतिबिंब, ठीक है। और यहाँ से जो दूरी होगी, इस दूरी को, ध्रुव तक की दूरी को क्या कहेंगे हम, भी कहेंगे। और सपोज कीजिए ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है, सॉरी प्रतिबिंब बोलिए, वस्तु है। इस वस्तु को क्या बोलेंगे हम, वस्तु की दूरी को यू बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ये बात आपको याद रहना चाहिए, कैसे भी नहीं भूलना है। वस्तु की दूरी ध्रुव से क्या होगी, यू होगी। वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से क्या होगी, भी होगी। पहले क्या आता है, पहले यू की पहले भी, पहले यू की पहले भी, ये बताइए बाबू। पहले क्या आता है, यू आता है, उसके बाद में क्या आता है, भी आता है। तो पहले क्या आएगा, पहले वस्तु की पहले प्रतिबिंब। जब तक आप शीशे के सामने जाइएगा नहीं, जब तक आपका तस्वीर बन जाएगा क्या बाबू, जब तक आप शीशे के सामने नहीं जाइएगा, जब तक आपका तस्वीर बनेगा नहीं ना बनेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वस्तु, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, यू। याद रहेगा इस प्रकार। ये आपके लिए एक हॉट ट्रिक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉट ट्रिक। हॉट ट्रिक, गरम ट्रिक, क्या बाबू, हॉट ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, यू आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रतिबिंब या वस्तु। हम जानते हैं ना, जब तक वस्तु नहीं जाएगी जब तक प्रतिबिंब भी नहीं आ सकती है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब यानी कि यू, उसके बाद में, सॉरी, सबसे पहले वस्तु यानी कि यू, उसके बाद में प्रतिबिंब यानी कि भी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब 3 नंबर पॉइंट को भी देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी भी, सॉरी वस्तु दूरी यू, फोकस दूरी एफ तथा वक्ता त्रिज्या आर ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सर इसको बताइए किस प्रकार ऋणात्मक होगी, जबकि प्रतिबिंब दूरी भी घनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। तो कैसे होती है, आप इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए अब एक हमको पेज चाहिए ना, चलिए यहीं पे हम समझते हैं। ये आपका दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ठीक है। ये आपका फोकस है, ये आपका वक्ता केंद्र है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्ता केंद्र है। तो हम आपको क्या बताए, ऊपर देखिए आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में क्या होगी, धनात्मक होगी। सभी दूरियों को सबसे पहले कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। तो हम ध्रुव से नाप रहे हैं बाबू, ये आपका पोल है, इधर से हम इधर फोकस की तरफ जा रहे हैं। तो हम आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना। आपतित किरण तो इधर जा रही है, देखिए इधर जा रही है, लेकिन हम तो इधर जा रहे हैं ना। तो इधर की दूरिया क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि फोकस भी ऋणात्मक, वक्ता केंद्र भी ऋणात्मक, यहाँ पे जो वस्तु है वो भी ऋणात्मक। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, जी हाँ सर क्लियर। चलिए अब इसी बात को हम देखते हैं। अब प्रतिबिंब दूरी धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। तो देखिए प्रतिबिंब कभी कभी इसके पीछे बनता है, पीछे बनता है। तो कहाँ जा रही है, पोल से नापेंगे तो अवतल, सॉरी आपतित किरण की दिशा में जा रही है, तो ये कहाँ पे होगी, प्लस बनेगी। और कभी कभी पीछे भी, नीचा भी बनता है, ये भी विपरीत है, ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ तक हमको आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा बाबू। समझ में आया है तो एक बार थम्स अप तो कर दीजिए, मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी यू ऋणात्मक, वस्तु दूरी यू ऋणात्मक तथा प्रतिबिंब दूरी भी, फोकस दूरी एफ तथा वक्ता त्रिज्या आर धनात्मक होती है। तो यहाँ पे समझते हैं बात को, काफी अच्छे से समझेंगे, ठीक है इस बात को। ये रहा आपका अवतल दर्पण और इधर आपका बनेगा फोकस,
इधर बनेगा वक्ता केंद्र, सॉरी इसको मान लेते हैं फोकस और इसको मान लेते हैं वक्ता केंद्र, ठीक है। ए हो गया आपतित किरण की दिशा। यहाँ पे कोई वस्तु है, हम पोल से कोई भी दूरी को नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं ना बाबू, तो कोई भी दूरी को पोल से नापते हैं तो हम वस्तु की दिशा में जाएंगे, वस्तु की दिशा में जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपतित किरण की दिशा से विपरीत है, तो ऑटोमेटिक है क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए हम फोकस दूरी को नापेंगे तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक है कि आपतित किरण की दिशा में जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ए भी प्लस हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ रेडियस ए भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इसको थोड़ा हम जल्दी में समझाएं। आशा है देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको आप अपने मन से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते आगे क्या है, दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला। देखिए किसी दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के विलोम को योगफल को फोकस दूरी के विलोम के बराबर होता है, इसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। ये जो फार्मूला है ना बाबू, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बराबर, मतलब 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसे क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, जाओ लिख लो, ऑब्जेक्टिव आएगा इसका। ये दर्पण सूत्र पूछे या लेंस का सूत्र पूछे, दोनों में से कोई आएगा। और आपको बता दें इसको सिद्ध करना भी है बाबू, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कैसे होता है, तो सिद्ध का स्पेशल वीडियो आने वाला है, उस सभी के लिए इंतजार कीजिए, उस सभी का भी वीडियो आने वाला है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं आवर्धन। आवर्धन मतलब क्या होता है, आवर्धन मतलब क्या होता है, बड़ा होता है ना, समझ में आ रहा है, आवर्धन बताए हुए थे। मैग्निफिकेशन, क्या मैग्निफिकेशन। चलिए किसी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m छोटा m या बड़ा m से सूचित किया जाता है। यानी कि आवर्धन का फार्मूला जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि h2/1 h2/h1। h2 हम किसे मानेंगे, प्रतिबिंब को मानेंगे, किसे मानेंगे, इमेज को मानेंगे, क्या किसे मानेंगे, इमेज को मानेंगे। और h1 किसे मानेंगे, ऑब्जेक्ट को मानेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा, ये सभी फार्मूला आपको सिद्ध करेंगे ना बाबू, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए बाबू एक बात है, और ये रहा आपका आवर्धन का आकार के हिसाब से आकृति हम डिसाइड कर लेंगे कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। सपोज कीजिए आवर्धन का जो फॉर्मूला है m बराबर जो है h2/h1 है। h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इमेज का क्या है, हाइट है। और h1 क्या है, h1 क्या है बाबू, आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है। क्या ऑब्जेक्ट का हाइट है, चलिए इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट का हाइट 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर यहाँ पे मान लिए हम। और इमेज का हाइट क्या है 2 मीटर है, क्या है बाबू 2 मीटर है। तो इसको हम भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये क्या है, एक से बड़ा है कि छोटा है, एक से बड़ा है ना, एक से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, अब देखिए एक से जब बड़ा हो तो प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होता है। एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब का साइज भी बड़ा होता है। हम इसको आपको प्रूफ कर देते हैं। सोचिए यहाँ पे आदमी कितना बड़ा है बाबू, 1 मीटर का ना है, आवर्धन कितना है 2 मीटर का है, ऑटोमेटिक है बड़ा है। देखिए आदमी 1 मीटर का और मतलब प्रतिबिंब 2 मीटर का, ऑटोमेटिक है प्रतिबिंब बड़ा होगा। क्लियर कंसेप्ट। और वही बात अगर 1 से छोटा हो, जब m का मान 1 से छोटा आ जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं h2 का मान अगर 2 हो, मान के h2 का मान 1 हो और इमेज का साइज 2 हो, ठीक है, इमेज का साइज क्या हो 2 हो, सॉरी मतलब वस्तु का साइज 2 हो और इमेज का साइज क्या हो 1 हो, तो क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा ना। तो क्या है 1 से छोटा है कि नहीं, तो 1 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इमेज भी क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। अब देखते हैं अब 1 के बराबर हो। सोचिए इमेज का साइज 1 है, h2 का साइज क्या है 1 है, h2 का साइज क्या है 1 है, और h1 का साइज क्या है भी 1 है। तो 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना। इसका मान 10 है और इसका मान भी 10 है, तो 10/10 करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। आवर्धन प्रतिबिंब, ये क्या है आवर्धन, यानी कि अगर प्लस होगा तो सीधा या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन का मान प्लस में होगा, आवर्धन का मान क्या होगा, प्लस में होगा। आवर्धन का मान क्या होगा, प्लस में होगा, तो सीधा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और माइनस में होगा तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस सभी फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे।
ये सभी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अभी आया नहीं है, जल्द आने वाला है। चलिए, एक है r बराबर 2f, यानी कि वक्त r को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्र त्रिज्या बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी, 2 इंटू फोकस दूरी, यानी कि 2 गुना फोकस दूरी। फोकस बराबर हम कर सकते हैं, जब f को सब 2 को हम भाग गुना में इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि f बराबर हो जाएगा r/2, ये वाला। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u, सॉरी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसका मतलब क्या होता है, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला है। और u किसे बोलते हैं, v किसे कहते हैं, f किसे बोलते हैं, सब जानते हैं आप। u बोलते हैं वस्तु दूरी को, v बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी को। h2/h1 इसका किसके बराबर होता है, माइनस v बटा माइनस u। h2/h1 इक्वल टू माइनस v अपन माइनस u, सॉरी माइनस v अपन प्लस u। ये वाला फार्मूला आवर्धन का फार्मूला है, और ये भी फार्मूला आवर्धन का फार्मूला है। इस सभी फार्मूला को हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है, आप इस वीडियो को आप हमें कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। और आगे का जो पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो बन चुका है पार्ट उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, जाकर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बात करेंगे अगले वीडियो में प्रूफ के साथ, ठीक है, इसके प्रूफ को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।